बहुत बहुत स्वागत है आपका घटना चक्र में। मैं हूं अंसर। सिलसिले को आगे बढ़ाएं, लेकिन पहले देखते हैं आज का एजेंडा। यूपी में पॉलिटिक्स का थर्ड रिंग थर्सडे। गोरखपुर में गरजे मोदी। खेती से लेकर इंडस्ट्री तक बताई नीतियां। बनारस से सख्त अंदाज में मुलायम ने लिया मोदी को आड़े हाथ। अमेठी में राहुल का आप पे कटाक्ष। बड़ा सवाल, किसका, कौन सा सियासी दांव होगा कामयाब? और क्या हुड़दंग हंगामे ने जनता की नजर में गिराया आपका भाव? सदस्यता अभियान पड़ा सुस्त। चंदा मिलने की भी धीमी हुई रफ्तार। बड़ा सवाल, क्या मंत्री मोह से जनता का बिगड़ा मिजाज या हालिया रवैया आम आदमी को नहीं आ रहा रास? तो आज के एजेंडे में दो अहम मुद्दे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव यानी मिशन 2014 की तैयारियां अपने शबाब पर हो रही हैं, अपने उरूज पर इस वक्त नजर आ रही हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं लोकसभा के, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। रैलियों का दौर चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चल रहा है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसका और कौन सा सियासी दांव ऐसा है जो तमाम लोगों के ऊपर भारी पड़ेगा, कौन बाजी मारेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान या ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में और केंद्र में सत्ता तक पहुंचाने का एक वाहिद, वो सबसे मजबूत और सबसे बड़ा जो है हिस्सा होता है। वहां पर 80 सीटें हैं। यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हो या फिर नेशनल पार्टी, तमाम पार्टियां फिलहाल उत्तर प्रदेश को लेकर के अपनी अपनी रणनीति अपने अपने अंदाज से बनाए हुए हैं और पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश के ऊपर लगाए हुए हैं। इसी कड़ी में कई रैलियां नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश में इससे पहले हो चुकी हैं। रैली आज भी हुई, गोरखपुर में हुई। एक तरफ नरेंद्र मोदी गोरखपुर में यूपीए सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हमला बोलते नजर आए, तो दूसरी तरफ बनारस के अंदर समाजवादी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी और उसके जो मुखिया हैं उनकी एक रैली थी। उन्होंने मोदी के ऊपर हमला बोला, कांग्रेस के ऊपर हमला बोला, बीएसपी पर, विपक्ष पर हमला बोला। तो क्या कुछ रणनीति है, किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, तमाम पहलुओं को हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। हम कुछ प्रतिक्रियाएं भी सुनवाएंगे, साथ ही साथ क्या कुछ रैलियों में बोला गया है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी को हम सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने गोरखपुर में बोला है। 2014 का चुनाव कैसा होगा, उसका एक ट्रेलर अभी अभी हुआ है। हमारे देश के 5 राज्यों में चुनाव हुआ और 4 राज्यों में सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला। तो लोकसभा चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी, लेकिन नरेंद्र मोदी इस रैली में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों पर हमलावर नजर आए। क्या कुछ और किस अंदाज में हमलावर हुए, आइए वो देखते हैं। आपको, कांग्रेस के नेता को, सपा बसपा को, और आपको तो मालूम है ना, सबका मालिक एक, पता है सबका मालिक एक। सपा यानी स यानी सपा, ब यानी बसपा, का यानी कांग्रेस, और 3 का मालिक सबको पता है कौन है मालिक। ये सबका मालिक एक, इन्होंने विकास इनका विषय नहीं है, वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग हैं। और उसके अलावा मुलायम सिंह यादव पर भी उन्होंने हमला बोला है। क्या कुछ कहा है वो भी सुनते हैं। नेताजी, गुजरात बनाने का मतलब होता है लगातार 10 साल तक
10% से भी ज्यादा कृषि दर बनाना, इसका मतलब गुजरात होता है 3-4% में लुढ़क जाना। ये नेताजी आपकी हैसियत का नमूना है। नेताजी, आप गुजरात नहीं बना सकते हो। 10 साल हो गए, गुजरात सुख चैन की जिंदगी जी रहा है, शांति, एकता और सद्भावना लेकर के आगे बढ़ रहा है, विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। आप नहीं कर सकते हो नेताजी। भाइयों बहनों, मुझे खुशी होगी नेताजी अगर आप गुजरात उत्तर प्रदेश को गुजरात जैसा बना दे, तो मेरे गुजरात के लोग रोजी रोटी कमाने के लिए उत्तर प्रदेश आने लग जाए। ऐसा उत्तर प्रदेश बनाया जा सकता है, आप नहीं बना सकते। आज बनारस में नेताजी ने हमें ललकारा है। मुझे खुशी का विषय है मेरे लिए, इन दिनों मैं जहां जहां जाता हूं, बाप और बेटा दोनों मेरा पीछा करते हैं। और आज उन्होंने कहा कि मोदी जी की हैसियत नहीं है कि यूपी को गुजरात बना सके। नेताजी, गुजरात बनाने का मायना मालूम है आपको? गुजरात बनाने का मतलब क्या होता है पता है नेताजी? गुजरात बनाने का मतलब होता है 24 घंटे बिजली, 365 दिन बिजली, हर गांव गली में बिजली। नेताजी, आपकी बात सही है, आपकी हैसियत नहीं है। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। और लगे हाथ कांग्रेस पर भी हमला बोला है, क्या कुछ कहा है वो भी सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी गरीबों की बातें हर बार करती आई है। चुनाव आते ही कांग्रेस को गरीब याद आते हैं, वो गरीबी की माला झपना शुरू कर देते हैं। मैं कभी कभी सोचता था कि देश की आजादी के 60 साल से भी अधिक समय हो गया, लगातार कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर मिला। वे गरीबों की गरीबी की बातें करते रहे, लेकिन गरीबों की जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आया? साठ साल में बदलाव ना आए, ऐसा तो देश नहीं हमारा। कारण क्या है? भाइयों बहनों, इसका जवाब मुझे मिल नहीं रहा था। मैं बहुत कोशिश करता था कि कांग्रेस की वो कौन सी मानसिकता है, कांग्रेस की वो कौन सी रणनीति है, कांग्रेस की वो कौन सी सोच है, जिसके कारण गरीबों के इतने वोट मिलने के बाद भी उनका छोटा मोटा हर नेता गरीबों की बात करता है, उसके बावजूद भी। तो इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। इदरीस कुरैशी साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता रमन मलिक साहब हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ तीसरे मेहमान
मुफ्ती शमून कासमी साहब हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के संस्थापकों में से एक हैं। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले मुफ्ती साहब, आपसे ही हम समझना चाहेंगे कि आखिर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक जो दल हैं, ख़ासतौर से यूपी पर उनकी निगाहें जो है लग रही हैं और उन्हें लग रहा है कि यहीं से उन्हें केंद्र में सत्ता तक पहुंचने का एक रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है। आखिर किस तरह से देखें? हाँ, नहीं, जाहिर है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश की जो हैसियत है वो ये है कि अब तक जितने प्रधानमंत्री ज़्यादातर जो आए हैं वो उत्तर प्रदेश से आए हैं, और ये भी एक तारीख़ है कि दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के आता है। जिसने उत्तर प्रदेश को जीत लिया उसने दिल्ली के अंदर अपने राज को स्थापित कर लिया, ये सच्चाई है। मगर इसके साथ साथ हालात ये हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और इतना वहाँ से नेता तो बने हैं और बड़े बड़े अमीर लोग बन गए हैं, राजघरानों में बदल गए हैं, चाहे वो मुलायम सिंह हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो अन्य लोग हों। वहाँ जो जिसने भी वहाँ शासन किया उनकी तो ज़िंदगी में तब्दीली आई, मगर उत्तर प्रदेश के लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आई। और यहाँ तक कि बीजेपी का भी वहाँ राज रहा है। किसी भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बसपा हो, सबको वहाँ की जनता ने मौका दिया। और उत्तर प्रदेश की जनता को इन सब लोगों ने ऐसा लगा जैसा कि उनके साथ धोखा किया हो, उन्हें ठगा हो, इसलिए कि जो उत्तर प्रदेश में विकास होना चाहिए था, जो वहाँ डेवलपमेंट का काम होना चाहिए था, वो नहीं हो सका। हालात आपको बदले बदले से दिख रहे हैं? देखिए, हालात तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश एक ऐसा मैं तो बल्कि इसलिए कहता हूँ ये बात कि उत्तर प्रदेश की गंगा जमनी तहजीब, वहाँ का इंटेलेक्चुअल, वहाँ के बुद्धिजीवी ऐसा नहीं है, वो सबको मौका देते हैं, मगर हमारी जमीन के अंदर एकता और भाईचारा है, वहाँ गंगा जमनी तहजीब है। आप अयोध्या को ले लिए, अयोध्या का मतलब है कि जहाँ युद्ध ना हो, वहाँ तो आकर के हमारी यूपी को तो बाहर के लोगों ने आके अखाड़ा बनाया, चाहे वो मोदी तो इस बार भी अखाड़ा बना रहे हैं। हाँ, जाहिर बात है ये लोग उसे अखाड़ा बनाने में लगे हुए हैं, मगर मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग एक ऐसे रास्ते पर चलेंगे कि जो इन सबको करारा जवाब मिलेगा और एक ऐसा नया रास्ता निकल कर जो लोग हैं, जनता है उत्तर प्रदेश की, उसकी जो मूलभूत जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मौलाना कह रहे हैं कि नहीं, अखाड़ा बनाया जा रहा है, सिर्फ वोट हासिल करने के लिए इस तरह की बातें हो रही हैं। ये मैं ये समझता हूं कि ये मौलाना जी जो कह रहे हैं वो सबके संदर्भ में हो सकता है। हमारा एकमात्र उद्देश्य सिर्फ विकास, सुख चैन और एक डेवलपमेंट जो है वो ही रहा है और वही रहेगा। जहां तक बात अगर किसी और मुद्दे पर ले जाना चाहें तो शायद वो ये अभी उपयुक्त वक्त नहीं है कि हम उसके ऊपर डिबेट करें, क्योंकि वो एक अलग बड़ा विषय है। लेकिन यूपी में आज जो हालात हैं, मैं अपने आप बहुत प्रवास करता हूं और इस प्रवास के दौरान यूपी भी जाना रहता है काफी। आखिर किस तरह के हालात? देखिए अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें तो यहां से अगर आप दिल्ली से उठ के देहरादून जाएं तो रास्ता जो था वो आज तक कभी उस रास्ते के अंदर ये भावना नहीं आती थी कि यहां पे कोई अलग तहजीब है, वहां पे सारे जनता की एक ही तहजीब नजर आती थी। तो ऐसा क्या हुआ जो मुजफ्फरनगर जैसा प्रकरण हुआ? ये सोचने वाला विषय है कि आज तक 65 सालों में जो चीज वहां पे दो समुदाय या दो तरीके के कल्चर एक होके, मैं ये बोलूंगा दो समुदाय एक कल्चर में रह रहे थे, वो कल्चरल डिफरेंस कैसे पैदा कर दिया गया, उसको बहुत गंभीरता से सोचने का विषय है। तो ये जो चीज है सीधे सीधे यहां पर तमाम राजनीतिक दलों पर मुफ्ती शमून साहब ने कहा है कि वो राजनीतिक अखाड़ा बना रखा है। देखिए, राजनीतिक अखाड़ा नहीं बोलना वो उनका अधिकार है कि वो बोले, लेकिन मैं ये समझता हूं कि पॉलिटिक्स या राजनीति के अंदर मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, विकास की राजनीति होनी चाहिए। एक अपने निजी स्वार्थ की राजनीति सिर्फ एक जगह को बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं करती। जो वंशवाद की राजनीति करते हैं उनको सिर्फ एक ही चीज आता है कि मैं अपना आप मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। हम बिल्कुल मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं और हमारे मुद्दे सिर्फ दो हैं, शांति और विकास।
देश में शांति रहे, विकास रहे, देश का स्वाभिमान बना रहे। हमारी राजनीति इन चीजों पे बेस्ड है। हमारी राजनीति को कभी ये इससे फर्क नहीं पड़ा कि हमारे खिलाफ क्या प्रचार करा जाता है। सत्य हमेशा जीतता है और जीत के सामने आता है। सत्य हमेशा एक चीज है, हालांकि मुझे इस चीज को जो है डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि आपका एजेंडा विकास है, मुद्दों पर हम आधारित राजनीति करते हैं। जो मुजफ्फरनगर के आरोपी हैं, आप उनको अपने रैली में सम्मानित करते हैं, ये कौन सी जो है मुद्दों की राजनीति हो गई? अब अगर आप इसी विषय को उठाना चाहें तो आपकी जानकारी के लिए अगर आप याद करें तो जो उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया था, बकायदा पैनल ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए बोला कि यह गलत है। एक जो उनके लोग थे जिन्होंने करा, उनको आप क्लीन चिट दे दें और दूसरों को ना दें, वो क्या राजनीति दिखाती है। और जहां तक आप ये बोल रहे हैं कि ये करा, देखिए करवाने वाले भी वो और करने वाले भी वो। क्या आजम खान साहब का इसका लिंक आपकी प्रेस सर्कल में, बाकी इंटेलेक्चुअल सर्कल में क्या पता नहीं है कि कितना बड़ा रोल उनका रहा? और उनके बारे में मुलायम सिंह जी के पास हिम्मत नहीं है, मैं लिटरली आज बोलता हूं, उनके पास हिम्मत नहीं है मुलायम सिंह जी के लिए कि आजम खान के ऊपर उंगली भी रख सकें। नहीं तो देखिए, एक बात आपको बताएं पहले तो आपसे मैं कि वही बात बारी साहब ने आपसे कहा, उन्होंने पूरा कर दिया कि अगर वो आरोपी थे तो उन्हें आपको सम्मानित नहीं करना चाहिए था जब तक कि आरोप मुक्त ना हो जाते। अभी विचाराधीन है अदालत के अंदर। नंबर 2, आप ये कहते हैं आपसे सबसे पहले मौका मिला, आपका आधार ही वो रहा। अगर आज भी चलिए, अगर आप पिछले पिछले को छोड़ देते हैं और डेवलपमेंट की विकास की बात करते हैं, तो आज मैं समझता हूं अगर भारतीय जनता पार्टी, मैं आज बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर संविधान के अनुसार जो जिस कम्युनिटी की, जिस वर्ग की जितनी भागीदारी है, जितनी हिस्सेदारी है, अगर उसे सुनिश्चित करे पार्लियामेंट के अंदर, रोजगार के अंदर, नौकरियों के अंदर, और कहे कि हम संविधान के अनुसार सबका सम्मान करेंगे, तो मैं समझता हूं कि कोई भी समुदाय आपसे दूर नहीं रहेगा। आप डेवलपमेंट की बात करें, आपने जैसा बड़ा अच्छा लगा कि आपने एकता की बात की, ठीक है, मगर जब ये चीज आए कहने में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल उसका वो नहीं है। क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पर जो है रमन साहब कह रहे हैं कि हम मुद्दों के आधार पर राजनीति कर रहे हैं और उसका दो बातें कही यूपी में मिलेगा। मारी साहब, रमन साहब ने 2 बातें कही, एक कहा शांति और एक कहा विकास। विकास तो सारी पार्टियां अपनी विकास की बात करती हैं, लेकिन इनकी शांति की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। ये ऐसी शांति चाहते हैं जो एक बड़ी कौम, इस मुल्क का एक चौथाई हिस्सा, उसको शांत कर देना चाहते हैं। बिल्कुल वो अपनी आवाज ना उठा सके, अपनी बात ना कह सके, अपना हिस्सेदारी न मांग सके, ऐसी शांति चाहते हैं। उसी के लिए इन्होंने वहां हालात पैदा करे थे गुजरात में, और वही हालात उत्तर प्रदेश में। यही बात तो जो है मुलायम सिंह यादव भी कह रहे हैं। ये नहीं, मुलायम सिंह यादव, देखिए दंगा होना बड़ी बात नहीं है। मुलायम सिंह पे मैं ये कहूंगा, दंगा होना बड़ी बात नहीं है, दंगे को पाना सरकार की बड़ी बात है। अगर हालात कभी ऐसे पैदा हो जाते हैं, क्यों बड़ी बात नहीं है दंगा होना? देखिए कभी 7 साल में जो नहीं हुआ वहां पे पैदा हुआ, वो बड़ी बात नहीं है। देखिए इसलिए मैं कहूंगा, आपने मूलभूत तत्व बर्बाद कर दिया। मैं बताता हूं रमन जी, मैं बता रहा हूं, भावनाएं हैं कभी भी आदमी की भड़क सकती हैं, और आदमी एक दूसरे ऐसे कोऑपरेट नहीं करता, कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो उसमें चीज बढ़ती चली जाती है, ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया। लेकिन उसको रोक पाना सबसे बड़ी काम है, सरकार का दायित्व बनता है कि वो उसको रोक पाए, और रोकने के बाद जितना जल्दी से जल्दी हो उस माहौल को खत्म करे। तो आप जहां पे नहीं एक मिनट, जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो उनको समझना चाहिए कि एसआईटी वगैरह की सारी रिपोर्ट आगे 10 साल तक ये बसाव चला है, अब बस कर दीजिए। क्यों ये कांग्रेस वाले भूल जाते हैं कि भागलपुर, हम इसको नहीं बात कर रहे हैं, हम कब भूल रहे हैं? भागलपुर को क्यों भूल जाते हैं? आपके बात पर उनका एक रिएक्शन, नल्ली को क्यों भूल जाते हैं?
यहाँ पर जो है क्यों आप इस चीज पर 7 साल से सिर्फ कांग्रेस ने 7 साल से हम कम्युनल डिवाइड पैदा करके राज करा है। यूपी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सच्चाई आप निकाल नहीं सकते। आपने कांग्रेस ने ये 7 साल से अपनी दुकानदारी चलाई है, अब बस कर दीजिए। अगर ठीक है डिवाइड एंड रूल की बात होती, ये सिर्फ आपका है। अंग्रेज चले गए, गांधी परिवार छोड़ गए। भाई डिवाइड एंड रूल की बात होती तो आपने आज तक अभी समूह साहब ने मुद्दा उठाया, आपने क्यों प्रतिनिधित्व नहीं देते? नहीं तो क्या 25% पूरी कौम का आप रिप्रेजेंट है इन्हीं मेरा कहना यह है कि मैं 25% रिजर्वेशन थी। मेरे पास हर हिंदुस्तानी एक सिटीजन है और उसका बराबर अधिकार है। मुसलमानों में कोई आदमी इस काबिल नहीं है के बात नहीं है, बल्कि आप सारे पैनल से मैं एक चीज नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा मैं बात कर रहा हूं कि आप सारे पैनल से मैं एक चीज पूछता हूं, क्या हिंदुस्तान का हर नागरिक बराबर अधिकार रखता है या नहीं रखता? राहुल गांधी का एक रिएक्शन कागज में वो हम सुनवाना चाहते हैं। कागज में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो हम सुनते हैं। दुकान इस ये मेरा घर है, यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। जनता से मैं अभी मिला हूँ, काफ़ी अच्छा माहौल है। 2-3 चीज़ें, अमेठी की जनता से पुराना रिश्ता है। कितना हमारा है तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन इदरीस साहब आपसे सवाल यही है कि आखिर 80 सीटें हैं और यूपीए थर्ड आप चाहते हैं कि यूपीए थर्ड किसी तरह से बने, कैसे बनेगा? यूपी हम काहे को चाहेंगे यूपी थर्ड? हम तो आएंगे कि भाई हमारा ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत के आए। देखिए जिस तरह का हालात पैदा हुए हैं इस मुल्क में, 2 तरह की राजनीति का माहौल बन गया है। इस मुल्क को सेकुलरिज्म पर रहना है या कम्युनल फोर्सेस के हाथ में चला जाना नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या कम्युनल फोर्सेस के नाम पर आप जाकर के यूपी में वोट मांगेंगे? नहीं, हम तो अपने जो देखिए, हम तो 10 साल से सत्ता में थे, जो हमने विकास कार्य करे हैं उन पे हम वोट मांगेंगे। देख रहा है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बिजली मनरेगा हमने दिया, RTI हमने दिया। क्या करा आपने? मनरेगा देकर क्या कर लिया आपने? गरीब के गरीबी हटा दी, साथ में उतना ही खा पी के उतनी इन्फ्लेशन बढ़ा दी और मनरेगा का झुंझुना दिखा रहे हैं पब्लिक को। भाई देश में बेईमानी, करप्शन तो हर तरफ फैला हुआ है। कहां नहीं हुआ? आप सेंट्रल में सरकार चला चुके हो, क्यों? जल में, थल में, नभ में, आकाश में, अंतरिक्ष में, पाताल में कोई जगह छोड़ी है आपने? काहे में नहीं छोड़ी है? आपने करप्शन को क्यों नहीं दूर करा? 6 साल 10 साल आप राज कर रहे हैं, आपने दोनों हाथों से लूटा, हमने तो वापस उसको खड़ा करके दिया था, आप तो लूट के अपने घर ले गए। रमन साहब हम बिल्कुल मुद्दे से भटके हुए हैं। सवाल देखिए भाई साहब, यूपी का है, यूपी का हो या कहीं का भी हो, जो जैसा सवाल आएगा वैसा जवाब मिलेगा। नहीं, 80 सीटें हैं, आखिर उसमें ज्यादा से ज्यादा बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो हमारे खाते में आ जाए, कैसे आएगी? सिर्फ एक तरीके से आएगी, जब जनता को यह पता हो कि जनता के पास शासक नहीं सेवक आ रहा है, और वही आइडियोलॉजी चलेगी इस देश में। इस देश में राजशाही नहीं चलेगी, इस देश में वंशवाद नहीं चलेगा, इस देश में सिर्फ एक चीज चलेगी कि जो जनता के नुमाइंदे हैं, दे आर पब्लिक सर्वेंट, दे आर नॉट द रूलर। वो राजा नहीं है, वो सेवक है, और सेवक ही देश को चलाएंगे। ठीक है, अगर ये धारणा अगर जिस तरह की बात कर रहे हैं कि अगर सेवक के तौर पर कोई नेता जाता है तो जाहिर सी बात है उसका वेलकम किया जाएगा और उसका कहीं ना कहीं असर दिखेगा। एक अगर देखा जाए इस बार के हालात थोड़े से अलग इसलिए भी दिख रहे हैं क्योंकि एक नई पार्टी उभर करके सामने आई, आम आदमी पार्टी। वो भी अब दावा करती है कि नहीं हम सेवक हैं, और उसका उस कल्चर को उसी बेस पे आए भी हैं। आपको ये बताएं कि उनकी बेस भी वही है कि हम इस जो ये हाई प्रोफाइल वीआईपी कल्चर है, हम इसके खिलाफ। और मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि आप किसी मिनिस्टर के यहाँ जाइए, किसी सेंट्रल मिनिस्टर के यहाँ, हालांकि वो भी उसी तर्ज पे चल रहे हैं, उनकी बड़ी बड़ी कुर्सियां होती हैं और राजाओं की तरह बैठे हुए होते हैं। इस व्यवस्था के अंदर पब्लिक जो है वो मालिक है। यकीनन पार्लियामेंट के अंदर एक रेजोल्यूशन आना चाहिए, प्रस्ताव आना चाहिए, इन पार्लियामेंट के लोगों का नाम बदल के इनका नाम ही सेवक होना चाहिए। इन्हें एहसास होना चाहिए कि हम पब्लिक के नौकर हैं। इन्हें एहसास ये होता है कि ये समझते हम राजा हैं, ये लोकतंत्र के राजा हो गए हैं। इन्हें इस बात का एहसास कराने की जरूरत है। और आम आदमी ने तो जो हमारा आंदोलन था, मैं आपको उस आंदोलन की बात कर रहा हूं, तो जो अरविंद कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। देखिए, अरविंद के बारे में मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि वो गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि अरविंद
ने जिस कदम को उठाया है, ये अरविंद का कदम नहीं है, ये जनता का है। ये देश के 125 करोड़ लोगों की भावनाएं थी जो हमने आंदोलन शुरू किया, मैं उसका एक हिस्सा रहा हूं, उसके फाउंडर्स में हूं। जिस वक्त ये आंदोलन शुरू हुआ था, मेरा इख्तलाफ इसी पर था कि मैं, कुरैशी साहब आप भी जरा सुन लीजिएगा जी, कि इख्तलाफ ये था कि हम ये चाहते थे कि पूरे देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था परिवर्तन हो कि जो दोनों बड़ी पार्टियां जिन्होंने हाई प्रोफाइल कल्चर को जन्म दिया है, ये कितना बड़ा थ्रेट है, चाहे कांग्रेस हो, बीएसपी हो, बीजेपी हो, तमाम जो पार्टी आज देश की जितनी बड़ी पार्टियां हैं, वो रीजनल पार्टियां हो या बड़ी दोनों पार्टियां हो, इन सबकी नींद इस वक्त खुली हुई है, रात को नींद नहीं आती है कि उन लोगों ने आकर के एक ऐसे हालात पैदा कर दिए, इसे मानना पड़ेगा। नहीं आती है, एक तरह की चुनौती बना हुआ है। बिल्कुल चुनौती हमारे लिए देखिए, एक पुरानी कहावत है अंग्रेजी की, द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। परिवर्तन हमेशा वेलकम करना चाहिए, अच्छे के लिए, बुरे के लिए नहीं। अपने आप को इंप्रूव करना और जनता को एक इंप्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेशन देना, यह हर राजनीतिक पार्टी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरविंद केजरीवाल जी के लिए पहले ना आते हुए मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात करूंगा, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन। हमें ब्रेक पे जाना है, इसलिए बहुत शॉर्ट में आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, बात सिंपल सी ये है कि इंप्रूवमेंट में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप उसको आज ये कंपेयर करें कि जी आम आदमी पार्टी ने आके जिस तरीके का शासन दिया है वो कोई एक मॉडल चीज है, तो शायद मेरा एक ही चीज होगा कि ये आम आदमी पार्टी नहीं है। आपके लिए थ्रेट नहीं रह गए, मेरे लिए थ्रेट नहीं है, क्योंकि ये एक आम आदमी प्रॉब्लम बन गई है। देखिए, थ्रेट आम आदमी प्रॉब्लम बन गई है, थ्रेट किसी के लिए नहीं है, लेकिन परिवर्तन जरूरी है। देश में आज किसी भी पार्टी की सब पार्टी सरकार बना चुकी हैं, लेकिन देश में आम आदमी त्रस्त है, परेशान है, उसमें कुछ परिवर्तन की भावना उसमें पैदा हुई है। तो ये कोई भी नया आदमी है उसका वेलकम किया जाना चाहिए। मैं इसमें कोई, चलिए छोटे से ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।